पे बातें करेंगे। वो चारों कैसे हैं, वो चारों कुछ इस प्रकार से हैं। सबसे पहले तो हम लोग देखने वाले हैं इसके बारे में कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन लगेगी, क्या क्या चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें जानेंगे। फिर उसके बाद हम लोग इसके पाठ्यक्रम को एनालिसिस करेंगे। देखिए, किसी भी तैयारी को करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है उसके पाठ्यक्रम को एनालिसिस करना। जब तक आप उसके पाठ्यक्रम को नहीं समझेंगे आप कुछ नहीं कर पाएंगे। जब तक आप पूरी तरह से पाठ्यक्रम नहीं समझ लेते हैं कि क्या क्या हमसे पूछा जाएगा, एक्सपेक्ट क्या क्या किया जा रहा है, तब तक कुछ नहीं, तैयारी बस करते रहिए, घुमा फिरा के वहीं आ जाएंगे। दिन भर पढ़ेंगे, पन्ना फाड़ेंगे और कुछ नहीं होगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे फिर किताबें इसमें क्या क्या लगेंगी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती हैं सोर्सेज, किताबें, बुक्स सबसे महत्वपूर्ण होती हैं। कौन कौन सी बुक्स लगनी है, कैसे तैयारी करनी है, इन सब पर देखेंगे। और उसके बाद भी देखेंगे कि क्या यूट्यूब पर आप देखते हैं बहुत सारे चैनल्स चलते हैं, तो कौन कौन से चैनल्स हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। समीक्षा अधिकारी में तैयारी करने के लिए कौन कौन से चैनल्स हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं, उसके बाद हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए वन बाय वन करके चीज़ों को देखते हैं। सबसे पहले तो कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन जो कि इस तरह से है। कुल पद कितने हैं, तो आप सभी लोग जानते हैं कुल पद 19 हैं। पदों की संख्या कितनी है, 19 है। इसमें 19 पद हैं, जिसमें जनरल के लिए 10 पद हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 5 पद हैं, और अनुसूचित जाति के लिए 3, अनुसूचित जनजाति के लिए कोई पद नहीं दिया हुआ है। आर्थिक रूप से कमजोर यानी जो EWS हैं, इनके लिए 1 पद निर्धारित किया गया है। ये सभी को पता होगा पद के बारे में। ठीक है, पद को लेकर के किसी को कोई डाउट नहीं होगा। सामान्य व्यक्ति का जो होगा वो सामान्य के लिए भरेगा, अनुसूचित वाले अनुसूचित को भरेंगे, OBC वाले OBC के लिए भरेंगे। पद को लेकर के कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब आगे देख लीजिए, पद का क्लियर हो गया। अब देखिए शुल्क, शुल्क मतलब जो परीक्षा शुल्क लगनी है, जो फॉर्म का शुल्क लगनी है, उसका क्या प्रोविजन है। तो यहाँ पर देखिए, अगर आप जनरल के हैं, सामान्य कैटेगरी के हैं, तो 1050 रुपया आपको देने हैं प्रीलिम्स में। किसमें, प्रीलिम्स में। मान लीजिए आप प्री का लिए सबसे पहले प्री के लिए फॉर्म भरेंगे तो आपको 1050 रुपये देने हैं। ये प्री और मेंस का क्या फंडामेंटल है। जब प्री क्वालिफाई करके आप मेंस में जाएंगे तो मेंस का भी आपका फॉर्म भरा जाएगा और मेंस में भी आपको इतने ही पैसे देने होंगे। तो यहाँ पर देखिए, ये डाउट को आप क्लियर कर लीजिए कि अलग अलग आपको पैसे देने हैं। प्रीलिम्स के लिए भी आपको पैसे देने हैं, मेंस के लिए भी आपको पैसे देने हैं। ठीक है ना, ये यहाँ पे कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी को, दोनों अलग अलग पैसे आपको देने पड़ेंगे। दूसरा देखिए, अगर आप OBC है ना, तो भी आपको 1050 देने हैं। प्रक्रिया वही है, प्रीलिम्स के लिए अलग से, मेंस के लिए अलग से। अनुसूचित जाति के लिए यानी SC भाइयों के लिए 800 रुपये हैं, ST भाइयों के लिए 800 रुपये हैं। प्रक्रिया वही है, प्रीलिम्स में अलग देना है, मेंस में अलग देना है। तो ये हो गई शुल्क की बात। अब थोड़ा सा आगे देख लीजिए, आयु पर क्या हो रहा है। आयु पर क्या है, तो आयु पर 1 जुलाई 2020 से आपकी आयु काउंटिंग होगी और 21 से 40 वर्ष के बीच में आपकी आयु होनी चाहिए। ठीक है, एज में कोई दिक्कत नहीं आनी है। 1 जुलाई 2020 के बाद से आप मतलब कि आप ऐसा मान के चलो कि 2 जुलाई से आपकी उम्र 21 साल होनी चाहिए। ठीक है, और 40 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। ये आयु की भी दिक्कतें नहीं होंगी यहाँ पर। और मैंने आपको बताया था समीक्षा अधिकारी के लिए एलिजिबिलिटी केवल क्या चाहिए, ग्रेजुएशन डिग्री चाहिए। यही एक ऐसा उसमें है जिसमें आपको ग्रेजुएट डिग्री होनी है। अब देखिए पाठ्यक्रम क्या दिया हुआ है, इस चीज़ को ध्यान से समझिए। पाठ्यक्रम क्या दिया हुआ है, पाठ्यक्रम में आपके 2 एग्जाम्स होने आपको पता होगा, एक प्रारंभिक परीक्षा और एक होगी मुख्य परीक्षा। 2 परीक्षाएं हैं, एक प्रारंभिक परीक्षा और एक मुख्य परीक्षा। दोनों के दोनों आपके ऑब्जेक्टिव होंगे। बहुत सारे बच्चों की ये डाउट्स थे कि ये दोनों परीक्षाएं कैसी कराई जाएंगी, ऑब्जेक्टिव होंगी या फिर डिस्क्रिप्टिव यानी लिखित परीक्षा होगी। तो यहाँ पर ये डाउट आपके क्लियर हो जाने चाहिए कि दोनों की दोनों परीक्षाएं ऑब्जेक्टिव होगी। कहने का मतलब मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चंस आएंगे दोनों में। बात क्लियर हो गई। प्रीलिम्स और मेंस जो दोनों परीक्षा हैं ऑब्जेक्टिव हैं, इसको आप लोग ध्यान देंगे। अब देखिए, हम लोग एक एक करके समझते हैं। प्रीलिम्स का क्या पैटर्न होगा, सिलेबस क्या है, एक एक करके समझते हैं। देखिए, सबसे पहले प्रारंभिक परीक्षा। प्रारंभिक परीक्षा में आपके 2 सब्जेक्ट आने हैं। सामान्य ज्ञान से आने हैं 50 प्रश्न और सामान्य हिंदी से आपके आने हैं 50 प्रश्न। बातें क्लियर हो गई ना। सामान्य ज्ञान से आनी है, सामान्य ज्ञान से आनी है। कैसी पोस्ट, कैसी है नियाज खान, कैसी पोस्ट कह रहे हैं भाई, क्लियर थोड़ा इसको करिए कि कौन सी पोस्ट कह रहे हैं आप। सामान्य ज्ञान के हम कह रहे थे 50 क्वेश्चन आने हैं और सामान्य हिंदी के कितने आनी है, 50 क्वेश्चन आनी है। ठीक है ना। अरे पोस्ट तो सारी अच्छी होती हैं, फिलहाल में जॉब ले लीजिए वही अच्छी है। ठीक है ना, सारे पोस्ट अच्छे हैं, सभी पोस्ट अच्छी हैं। फिलहाल में जॉब ले लीजिए, सभी पोस्ट अच्छी हैं। ठीक है, तो देखिए अब क्या होना, इसमें 120 मिनट यानी 2 घंटे आपको मिलेंगे आपके प्रारंभिक परीक्षा में और 100 मार्क्स होंगे। क्या निगेटिव मार्किंग होगी, तो नहीं, इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है।
कोई नेगेटिव मार्किंग आर वाले में नहीं है, ठीक है ना। वैसे नोटिफिकेशन में कहीं लिखे तो नहीं है, बट नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होती। अब देखिए सामान्य ज्ञान में क्या क्या पूछा जाएगा, एक एक टॉपिक को ध्यान से समझिए क्योंकि यहीं से आपके क्वेश्चन आने हैं सिलेबस से ही। देखिए सबसे पहला सामान्य विज्ञान के प्रश्न आएंगे। दूसरा भारत का इतिहास, यहाँ से प्रश्न आएगा। तीसरा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राजतंत्र, कहने का मतलब पॉलिटी भी इसमें है, अर्थव्यवस्था इकोनॉमी भी है, और कल्चर, आर्ट एंड कल्चर, ये भी इसमें है। हाँ, पोस्ट बहुत कम है, बहुत कम है छाया जी, कोई दिक्कत नहीं है, आपको तो एक ही सीट चाहिए, 10 सीट की क्या ज़रूरत है, मेहनत करिए। देखिए सब यही सोच रहे हैं पोस्ट कम है, बट मेहनत करिए, सब क्लियर हो जाएगा। भारतीय कृषि, वाणिज्य एवं व्यापार, पढ़ा हुआ कभी नुकसान नहीं होगा, इसकी मेरी पूरी गारंटी है, पढ़ा हुआ कभी नुकसान नहीं होगा, डोंट वरी। फिर देखिए जनसंख्या से भी क्वेश्चन बनने हैं, पर्यावरण और नगरीकरण से भी क्वेश्चन आने हैं। अभी हम सबको डिटेल में समझेंगे कि कहाँ कहाँ से सब पढ़ना है। विश्व भूगोल से भी आपके प्रश्न आने हैं, भारत का भूगोल ये भी आपका आना है। प्राकृतिक संसाधन से भी आपके प्रश्न आने हैं, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण की घटनाएं, यानी आपका करंट अफेयर भी आना है, नेशनल और इंटरनेशनल। यहीं पर समझ लीजिए कि जो एक करंट अफेयर आएगा, क्या इस तरह से प्रश्न आएगा कि भाई ये दिवस बताइए कौन सा है, इस दिवस को कौन सा दिवस पड़ता है, इस डेट को, तो ऐसा नहीं आएगा। आप इस चीज़ से बिल्कुल ही फ्री रहें, ठीक है ना। हाँ, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन करंट अफेयर में यहाँ ध्यान दीजिए कि कौन राष्ट्रपति बना, कौन मरा, कौन जिया, कौन मैच में जीता हारा, ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है ना। देश में संधियों से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, नई कुछ खोज हुई वहाँ से क्वेश्चन आएंगे, साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। अब उस पर आप ज़्यादा वैसा मत सोचिए कि डेट वगैरह सब कुछ याद रखिए, ऐसा नहीं, अभी आगे हम लोग और भी डिस्कस करेंगे इस पर। सामान्य बौद्धिक क्षमता, थोड़ी क्वेश्चन आपकी रीजनिंग से रिलेटेड भी पूछे जाएंगे, इसको आप ध्यान रखिए। तो ये तो था भाई सामान्य ज्ञान प्रीलिम्स के लिए। अभी सबको हम लोग समझेंगे डिटेल में एक एक करके कि विज्ञान की तैयारी कैसे करेंगे, ठीक है। अब देखिए हिंदी में आ जाइए, तो विलोम पूछेगा आपका 10 शब्द, ये तो आसान ही होगा, कोई दिक्कत नहीं होनी है। वाक्य शुद्ध करना आएगा, वर्तनी शुद्ध करने के लिए 10 वाक्य देंगे। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द आएगा, 10 शब्द ये भी देंगे। तद्भव तत्सम 10, पर्यायवाची आपके 10। तो ये तो आप देख रहे हैं किस तरह से 5 हैं, है ना। हिंदी के तो लगभग डिफिकल्ट नहीं लग रहे होंगे, लेकिन ये सब कुछ आपको रटना है, सब कुछ याद करना है, इसीलिए हिंदी वाला सेशन थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा होगा। सामान्य हिंदी के भी 50 हैं। आगे चल लीजिए, थोड़ा सा मेंस में भी देख लेते हैं। मुख्य परीक्षा क्या है। मुख्य परीक्षा में आपके 2 पेपर होने हैं, सामान्य अध्ययन के, लेकिन इस बार प्रश्न की संख्या 50 नहीं 140 है। कितने प्रश्न है? 140 प्रश्न है इस बार, आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। यही चीज़ हिंदी में कितनी हो जाएंगी? 60 हो जाएंगी। दोनों के लिए टाइम कितना मिलेगा? 180 मिनट मिलेगा, 180 मिनट का टाइम मिलेगा। 100 प्रश्न, 140 और 60, 200 प्रश्न यहाँ काट दीजिए। 200 प्रश्न आपके होने हैं 200 मार्क्स के, ठीक है। 200 प्रश्न 200 मार्क्स के होने हैं। इस बार सामान्य अध्ययन 140 का है, हिंदी आपका 60 का है। अब देखिए दोनों में कंपेयर कर लीजिए, प्रीलिम्स मेंस दोनों साथ में तैयारी करनी है, ऐसा नहीं है कि अलग अलग से तैयारी करनी है, नहीं, दोनों एक साथ ही आपको तैयारी करनी है। प्रीलिम्स में देखिए वो सब चीज़ें कॉमन है, जैसे उसमें भी आपका सामान्य विज्ञान था, ये भी कॉमन है। यहाँ तक पूरी तरह से देखिए, यहाँ तक 9 पॉइंट तक सब कुछ वही है जो कि आपका प्रीलिम्स में है। 9 पॉइंट तक मेंस में सब कुछ वही है जो कि प्रीलिम्स का है, ठीक है। लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चन बदल जाएंगे। जहाँ पर आपका सामान्य विज्ञान प्रीलिम्स में 2 पूछता था, तो मेंस में आपका 6 पूछेगा, ऐसा हो सकता है, ठीक है। अभी सबको और भी हम लोग क्लियरफाई कर रहे हैं कि कैसे क्या पढ़ना है। एक्स्ट्रा में 2 पॉइंट क्या जुड़ा है मेंस में, ध्यान दीजिए। देखिए एक्स्ट्रा में जुड़ा है संविधान के मुख्य प्राविधान, विशेष रूप से विधानमंडलों का गठन एवं उनकी प्रक्रियाएं। विधानमंडलों का गठन एवं उनकी प्रक्रियाएं। अब देखिए, अब करंट अफेयर के अभी से आप प्रिपेयर करिए, छाया जी अभी से आप प्रिपेयर करिए करंट अफेयर के, आज से ही प्रिपेयर करिए। वैसे पिछले 1 साल के पूछे जाने की संभावनाएं हैं, बट आज से ही प्रिपेयर करिए इस चीज़ को, ओके। वैसे 1 साल पीछे के भी पूछे जाने की संभावनाएं रह सकती हैं। देखिए यहाँ पर आपको ध्यान देना है, संविधान में आपको क्या पूरी मोटी सी किताब पढ़नी है? नहीं। देखिए इसमें आपको एक बुक्स आती है लक्ष्मीकांत की, लेकिन लक्ष्मीकांत में उतनी मोटी बुक आपको नहीं पढ़नी है, केवल और केवल आपको पढ़ना है विधानमंडलों के गठन और उनकी प्रक्रिया।
ठीक है। ये चीज़ें अगर पीडीएफ मिल जा रही हैं लक्ष्मीकांत की तो ठीक है, पूरी किताब खरीदने की आवश्यकता नहीं है। अगर पीडीएफ नहीं मिल रही है तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइए, उसको टाइप करके उतना हम आपको दे देंगे, ठीक है। पूरी ये 500-600 की किताब लेने की आवश्यकता नहीं है, 600 रुपये खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। तो हम आपसे यही कहेंगे, अगर टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो आप सभी लोग जुड़ जाइए, ठीक है। और इस लेसन को टाइप करके ही या किसी तरह से हम आपको वहाँ पर प्रोवाइड करा देंगे। तो मेंस में ये एक्स्ट्रा है। उसके बाद मेंस में देखिए उत्तर प्रदेश के अलग से कुछ चीज़ें पढ़नी है, जैसे उत्तर प्रदेश की शिक्षा के बारे में, स्कूल यूनिवर्सिटी वगैरह तमाम सब चीज़ें, यहाँ की संस्कृति क्या है, सभ्यताएं क्या है, यहाँ की कृषि पर क्या क्या चीज़ें आती हैं, उद्योग इंडस्ट्री एरिया हमारे यहाँ कैसे उत्तर प्रदेश में, व्यापार की क्या व्यवस्था है, फिर रहन सहन और सामाजिक प्रथाएँ। तो ये सब तो मेंस की बातें थी, ठीक है। अब देखिए हिंदी में भी मेंस में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। विलोम 10 शब्द आएंगे, वाक्य एवं वर्तनी को शुद्ध करना 10 वाक्य आपका आएगा, फिर अनेक शब्द, ये सब कुछ कॉमन है। यहाँ पर देखिए विशेष और विशेषण, ये आपका 10 जुड़ा हुआ है। अलग से विशेष एवं विशेषण, देखिए एग्जाम ये जनवरी फरवरी जाएगा, एग्जाम जनवरी फरवरी जाएगा, ठीक है। जनवरी फरवरी से पहले कोई एक्सपेक्ट नहीं करिए कि एग्जाम करा सकता है ये, ठीक है। जनवरी फरवरी जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, एग्जाम तो होने हैं, इसके एग्जाम तो होंगे ही, ठीक है। और क्लियर भी जल्दी से हो जाएगा। जनवरी फरवरी के बीच में आपका एग्जाम होगा, जैसे नोटिफिकेशन मिलेगा वो तो बताया ही जाएगा। आप अपनी तैयारी पूरी तरह से किए रखो। अब देखिए सब कुछ समझते हैं, किताबें एवं अन्य आ जाइए, ये यहीं से हम लोग का तैयारी चालू होने, किताबें एवं अन्य, ठीक है। एग्जाम सर, एग्जाम होंगे सर अब जनवरी फरवरी मान के चलो, किताबें एवं अन्य पर आ जाइए। देखिए अब यहीं से देखने क्या होना है, पेपर 2 का कब होगा सर, पेपर 2 लेट होनी है, पेपर 2 आप मान के चलो अप्रैल में जाएगा, अप्रैल से पहले वैकेंसी क्लियर कर देंगे जहाँ तक उम्मीद है ना। देखिए किताब में आ जाइए, थोड़ा सा आ जाए किताब में, कोई डाउट नहीं होगा, ऊपर तक शायद सभी को क्लियर हो गए होंगे बातें, है ना। देखिए ओके, किताब में आ जाइए। देखिए इतिहास में देखिए क्या हालचाल है। इतिहास में प्रीलिम्स में लगभग 5 प्रश्न आने हैं, प्रीलिम्स में लगभग 5 प्रश्न आने हैं आपके इतिहास में, मेंस में लगभग 10 प्रश्न आने हैं आपके इतिहास से। सिलेबस में जो आपका इतिहास शब्द लिखा हुआ है उसकी बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए प्रीलिम्स में जो मोटी मोटी टॉपिक होती हैं इतिहास में, उस पर आपको ध्यान देना है। इसके बाद जब टाइम बचेगा तो और अंदर जाया जाएगा। मोटी मोटी टॉपिक कौन कौन सी है, प्राचीन इतिहास में जैसे टॉपिक आती है बुद्ध एवं जैन, बुद्धिज्म एवं जैनिज्म एंड जैनिज्म, तो बुद्ध और जैन से रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं इस पर आपको फोकस करना है, इस पर प्रश्न बनते हैं। दूसरा देखिए मौर्य साम्राज्य पर, आपको इस पर भी फोकस करना है। तीसरा जो हड़प्पा स्थल से जो वस्तुएं मिली हुई हैं उस पर फोकस करना है। तो प्राचीन इतिहास में आपको इन 3 पॉइंट्स पर फोकस करनी है। आप इस चीज़ को दिमाग में भर लो, उसके बाद समय बचेगा तो और आगे बढ़ लेंगे, लेकिन फिलहाल में तो 3 पॉइंट्स पर जो ये दी हुई हैं, तीनों पॉइंट्स, इस पर तो आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है, क्योंकि प्रीवियस ईयर में ज़्यादातर क्वेश्चन यहाँ से आए हुए हैं, ठीक है ना। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देख लीजिए। मध्यकालीन में जब आप एंट्री लेंगे तो मध्यकालीन में आपको ध्यान रखना है दिल्ली सल्तनत और मुगल के बारे में, दिल्ली सल्तनत और मुगल के बारे में आपको ध्यान रखना है। यहाँ से प्रश्न आपके बनने की संभावना है, दिल्ली सल्तनत से और मुगल से आपके प्रश्न आ सकते हैं, इस चीज़ को आप ध्यान रखो। आधुनिक में आप जाएंगे तो ब्रिटिश शासन से लगा करके स्वतंत्रता संग्राम, ये दोनों पॉइंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं, यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। ब्रिटिश शासन और स्वतंत्रता संग्राम, यहाँ से प्रश्न आने की संभावनाएं ज़्यादा रहती हैं, इसे आप ध्यान में रखिएगा। अगर आप देखें आर्ट एंड कल्चर, आर्ट एंड कल्चर की बात अगर आप करते हैं तो विविध धर्म को लेकर के, शैव धर्म, जैन धर्म इत्यादि, और गुफा की पेंटिंग, गुफा और पेंटिंग, जो गुफाएं हैं भीमबेटका की गुफा, इस तरह की जो गुफाएं हैं और जो पेंटिंग्स हैं, इसके बारे में आपको जानकारी रखनी है, इसकी आवश्यकता पड़ सकती है एग्जाम में। क्लासिकल और म्यूजिकल नृत्य, नृत्य जो होते हैं क्लासिकल और म्यूजिकल, विविध राज्यों के नृत्य, आपको इस पर फोकस करने हैं, यहाँ से प्रश्न आपके बन सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इसके लिए सोर्सेज क्या होंगे, आप ये सारी चीज़ें कहाँ से पाओगे, कहाँ से पढ़ोगे, इसको ध्यान में रखिए। देखिए सोर्सेज में आप इस्तेमाल कर सकते हो लूसेंट का सामान्य अध्ययन, लूसेंट आप इस्तेमाल करोगे सोर्सेज के लिए। क्या इस्तेमाल करोगे, लूसेंट। उसके बाद और भी आपको पढ़नी है NCERT 6, 7, 8 की पुस्तक इतिहास की, NCERT 6, 7, 8 की बुक हिस्ट्री की आपको पढ़नी है भाई, NCERT की।
अगर आप सक्षम हैं तो एक बुक आती है स्पेक्ट्रम की, किसकी? स्पेक्ट्रम की। अगर आप सक्षम हैं तो इस बुक को आप परचेज कर सकते हैं, स्पेक्ट्रम की बुक। इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। लेकिन मैं ये समझ रहा हूँ लूसेंट और 6, 7, 8 की अगर आप एनसीईआरटी अच्छे से कर लेते हो तो भैया ये चीज़ क्लियर हो जाएंगी, ये प्रश्न आपके क्लियर हो जाएंगे, कोई नहीं रोक पाएगा इसको। चीज़ें क्लियर हैं? ठीक है। कोई डाउट है हिस्ट्री में किसी को लेकर के? कोई डाउट है हिस्ट्री में लेकर के तो प्लीज़ बताएं। हिस्ट्री से संबंधित कोई डाउट है? हाँ बताएं, अगर हिस्ट्री में कोई दिक्कत हो तो बताएं। ठीक है, चलिए आगे चला जाए। नेक्स्ट देख लीजिए, ज्योग्राफी में। ज्योग्राफी में क्या क्या क्लियर हो जाएगा? इसमें आपका इन्वायरमेंटल भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ज्योग्राफी में आपके सेशंस यानी जो कि हाँ बताइए, किसी को कोई डाउट इसमें बताइए। हाँ ठीक है, देखिए ज्योग्राफी में आ जाइए। ज्योग्राफी में लगभग 10 प्रश्न आपके आने हैं प्रीलिम्स में, 50 में 10 प्रश्न। आप देखिए 50 में 10 प्रश्न आपके आने हैं प्रीलिम्स एग्जाम में। सबसे ज़्यादा ज्योग्राफी का ही योगदान होगा। मेंस में ये चीज़ लगभग 25 क्वेश्चन के आसपास में चला जाएगा। मेंस में लगभग 25 क्वेश्चन आ जाएगा, प्रीलिम्स में आपके आ जाएंगे 10 प्रश्न, क्योंकि ज्योग्राफी में बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, इसीलिए ज्योग्राफी इंपॉर्टेंट है। आपको ज्योग्राफी को ध्यान रखना है। अभी मैं बताऊंगा किस किस चैनल से कहाँ कहाँ पढ़ना है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। देखिए ज्योग्राफी में आ जाइए, थोड़ा सा भारतीय भूगोल पर एक नज़र डालिए। अगर आप भारतीय भूगोल कहीं टच कर रहे हैं तो नदी के टॉपिक्स को आप वेरी इंपॉर्टेंटली याद रखेंगे, नदी को आप नहीं छोड़ेंगे। ठीक है ना, उत्तर भारत और दक्षिण भारत की सभी नदियों का बहुत ही ध्यान से समझेंगे। पहाड़ और खनिज, पहाड़ और खनिज उत्तर भारत के संदर्भ में इनको तो बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे आप। चीज़ें समझ में आ रही है ना, इसको क्लियर करेंगे। उत्तर प्रदेश के भूगोल में जब आप पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश का भूगोल, तो उसमें आपको केवल और केवल जनगणना पढ़नी है। क्या पढ़नी है? जनगणना के बारे में पढ़नी है। बात क्लियर हो गई। सेशंस के बारे में पढ़नी है, जनगणना के बारे में पढ़नी है। भूगोल में एक टॉपिक, उत्तर प्रदेश के भूगोल में आपको जनगणना की पढ़नी है। भूगोल में एक टॉपिक होती है कृषि, एग्रीकल्चर। कृषि में क्या पूछता है? तो देखिए मिट्टी के प्रकार, टाइप्स ऑफ सॉइल्स, मिट्टी के प्रकार ये आपसे पूछी जा सकती हैं। उत्तर प्रदेश के भी संदर्भ में, भारत के भी संदर्भ में मिट्टी के प्रकार यानी मिट्टी का टॉपिक जो होगा वहाँ से प्रश्न आपके पूछे जा सकते हैं। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। दूसरा, खेती के प्रकार, झूम की खेती इत्यादि प्रकार की जो खेती के प्रकार हैं, यहाँ से प्रश्न आपके बन सकते हैं, यानी एग्रीकल्चर से भी आपके प्रश्न बन सकते हैं। और यहाँ की कृषि पर ऋतुओं का क्या इफेक्ट पड़ता है, ऋतु से भी क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। अगर आप जाएंगे भौतिक भूगोल में, तो भौतिक भूगोल में वायुमंडल में आप जाएंगे तो आपको वायुमंडल के बारे में हल्की फुल्की जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, वायुमंडल में ही आप जाएंगे, ओजोन परत वगैरह सब कुछ आपको आ जाएगा। निगेटिव मार्किंग होगी सर? नहीं सर, निगेटिव मार्किंग तो नहीं दी हुई है उसमें, है ना। निगेटिव मार्किंग कहीं लिखे नहीं है कि नकारात्मक मार्क आएंगे या फिर नहीं आएंगे, नहीं, निगेटिव मार्किंग का कोई प्रोविजन नहीं है। अब देखिए आपको पढ़ना है भूस्खलन के बारे में। भूस्खलन के बारे में आपको अच्छी तरह से पढ़ लेना है। भूकंप और समुद्री धाराओं के बारे में आपको आनी है। समुद्री धाराएं कहने का मतलब गर्म जल धाराएं और ठंडी जल धाराएं जो भारतीय मानसून को प्रभावित करती हैं, उन सब के बारे में आपको डिटेल में पढ़ना है। अब ये सारी चीज़ें आपको कहाँ मिलेंगी, तो आइए उन सब पर हम चर्चा करते हैं। देखिए इसके लिए स्रोत आपको आजमाने हैं एनसीईआरटी। क्या सर पूरी एनसीईआरटी पढ़ेंगे तब तो बहुत समय लग जाएगा? नहीं, पूरी एनसीईआरटी आपको नहीं पढ़नी है। पूरी एनसीईआरटी आपको नहीं पढ़नी है। क्या क्या पढ़नी है, ध्यान दीजिए चीज़ों को। देखिए कक्षा 6 की जब आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो उसमें केवल चैप्टर नंबर 7 पढ़ने हैं। चैप्टर नंबर 7 पढ़ने हैं। मैं तो कहूँगा एक बार आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो। अगर स्क्रीनशॉट नहीं ले रहे हो कोई बात नहीं है, टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाओ। इसका मैं पीडीएफ टेलीग्राम पर दे दूंगा, वहाँ से आप इसको लिख लेना, समझ लेना, बार बार समझना, फिर अपना तैयारी करना। ओके चलो बाद में इसको पीडीएफ ले लेना, झमेला छोड़ो स्क्रीनशॉट वाली। कक्षा 6 में क्या पढ़नी है सर, तो अध्याय नंबर 7 ज्योग्राफी का केवल एक लेसन पढ़ना है। लेसन नंबर 7 क्लास नंबर 6 का, बाकी सब फालतू है, टाइम वेस्ट होगा पढ़ने से। फिर आ जाइए 7, 8 में कुछ नहीं पढ़ने हैं भैया, 9 में सीधे आपको पढ़ने हैं। 1, 2, 3, 4, 5 नहीं पढ़ने हैं, लेसन 6 पढ़ने हैं। चीज़ें ठीक है, चीज़ें क्लियर हैं, सबको समझ में आ रही हैं। ज्योग्राफी में कक्षा 9 में क्या क्या पढ़ना है, तो पहला लेसन पढ़ना है, दूसरा लेसन, तीसरा लेसन, चौथा लेसन, छठा लेसन पढ़ना है, बाकी कोई लेसन नहीं पढ़नी है। 10 में आ जाइए ज्योग्राफी में, तो आपको 1, 3,
5, 6 और 7 पढ़नी है। देखिए सब कुछ अलग अलग कर दिया गया है, जो फालतू है उसको बिल्कुल हटा दिया गया है एनसीईआरटी के लिए, ठीक है। इसी तरह से 11th में जाएंगे तो भौतिक, 11th में 2 बुक हैं, तो आपको भौतिक पढ़नी है केवल, ठीक है ना, भौतिक भूगोल पढ़नी है, और उसमें भी लेसन 1, 2 और 3 पढ़नी है। बातें क्लियर हैं, ठीक है, बातें क्लियर हैं। एग्जाम लेट होगा, आप फरवरी जनवरी मान के चलो। फिर देखिए क्लास 12th में भौतिक, देखिए क्लास 12th में एक बुक और आएगा आपका, और वो मानव भूगोल, ह्यूमन ज्योग्राफी, इसको नहीं पढ़ना है, ह्यूमन ज्योग्राफी इसको नहीं पढ़ना है, फिजिकल ज्योग्राफी केवल आपको पढ़ना है। तो यहाँ पर देख रहे हैं पूरी लेसन को लगभग इन्होंने दे रखा है, केवल लेसन नंबर 5 को छोड़ करके बाकी सारी लेसन्स पढ़नी है। फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ने हैं क्लास 12th के, ह्यूमन ज्योग्राफी मत पढ़ लीजिएगा, कुछ भी नहीं आएगा, पता चला कि हमको बोलेंगे बाद में। ये सारे बुक्स मिलेंगे कहाँ, मार्केट में जाएंगे तो बड़ा रुपया लग जाएगा, लगभग 2025 लग जाएंगे। तो कहाँ मिलेंगे, देखिए सिंपल आपको सर्च करना है गूगल पर, एनसीईआरटी बुक्स इन हिंदी दृष्टि IAS। क्या सर्च करना है, एनसीईआरटी बुक्स इन हिंदी दृष्टि IAS। जैसे ही आप गूगल पे सर्च करेंगे, दूसरे नंबर पे एक ऑप्शन आएगा डाउनलोड्स करके आएगा, हिंदी में लिखा होगा डाउनलोड्स, वहाँ क्लिक करके PDF डाउनलोड कर लेंगे। चीज़ें ठीक है, समझ में आ रही है सबको, कोई दिक्कत नहीं है, PDF मिल जाएगा सबको, है ना, बुक्स तो मिल जाएंगी ना सभी को। अरे भाई हाँ तो बोल दो कि हाँ बुक्स मिल जाएंगे सर। अगर नहीं मिलते हैं मान लीजिए, तब क्या करेंगे, कहेंगे वो देखो ये तो गायब हो गया बुक्स, नहीं ऐसा नहीं है, आप टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाओ, टेलीग्राम पर मैं डायरेक्ट उसका लिंक दे दूंगा, या मैं खुद ही सारे बुक्स के लेसन्स सब कुछ आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। अगर आप नहीं कर पाते हो ये काम, तो अगर आप सर्च करके नहीं ढूंढ पाते तो मैं ऐसा कर सकता हूँ, ठीक है। क्लियर हो गई। अब देखिए, एक आपको बुक लेनी है, आपको एक किताब भी खरीदनी है। अभी तक तो हमने आपको किताब खरीदने की सलाह नहीं दी, लेकिन क्या करें, मजबूरी है, एक किताब लेनी है, वरना किताब वाले नाराज हो जाएंगे, है ना, सोचेंगे सब कुछ ऐसे ही चल जाएगा तो कैसे काम चलेगा। किताब का नाम है उत्तर प्रदेश दिग्दर्शन अरिहंत प्रकाशन। कौन सा प्रकाशन, अरिहंत प्रकाशन, अरिहंत प्रकाशन का है उत्तर प्रदेश दिग्दर्शन। इतना तो कर ही सकते हैं आप लोग, इतना तो अब खरीद ही सकते हैं, एक ही बुक खरीदनी है, ठीक है। बातें समझ में आ गई ना, एक बुक लेनी है। अब चलिए देखिए, अब आ जाइए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक साइंस की। साइंस के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाएंगे, ठीक है, साइंस के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाएंगे। अब आ जाइए हम लोग साइंस की बात करते हैं। देखिए साइंस में क्या है, फिजिक्स बायोलॉजी केमिस्ट्री, फिजिक्स बायोलॉजी केमिस्ट्री, ये सब कुछ एनसीईआरटी संभाल लेगा, सब कुछ एनसीईआरटी संभाल लेगा। डरिए मत एनसीईआरटी से, वादा करते हैं कि आपको सारे एनसीईआरटी समझ में आ जाएंगी, और आज के बाद किसी भी आप एग्जाम में बैठोगे तो आपको एग्जाम डिफिकल्ट नहीं लगेगा, खासकर जीके, ठीक है। देखिए क्या करने हैं, यहाँ ध्यान दीजिए। क्लास 7th में आप फिजिक्स में 4, 13, 14 और 15 चैप्टर पढ़ने हैं आपको। इसका मैं PDF दे दूंगा, टेलीग्राम पर आप लोग प्लीज़ जुड़ जाइए, वहाँ पर मटेरियल्स आपको मिलते रहेंगे। बायोलॉजी में देखिए कक्षा 7 की किताब को 1, 2, 10, 11, 12 लेसन पढ़ने हैं, ठीक है। फिर उसी तरह से केमिस्ट्री में 5 और 6 कक्षा 7 के, कक्षा 6 की पूरी किताब आपको साइंस नहीं पढ़नी है, कक्षा 6 की साइंस आपको पूरी किताब नहीं पढ़नी है, उसमें भैया कुछ भी नहीं है, उसमें भैया कुछ भी नहीं है। और टीचर नवंबर में बता रहे हैं, हो ही नहीं सकता नवंबर में, ठीक है। जो भी बता रहे हैं अच्छी कर रहे हैं, बहुत बढ़िया है, हड़बड़ी में आप तैयारी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, तैयार हो जाओ, नवंबर के लिए तैयार हो जाओ, मैं तो ये कहूँगा, ठीक है। आप अगर नवंबर के लिए तैयार हो जा रहे हो तो भी बहुत बढ़िया है, ठीक है। नवंबर के लिए तैयार हो जाओगे तो रिवीजन हो जाएगी, इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है, ठीक है। लेकिन जो एग्जैक्ट है मुझे ऐसा लग रहा है जनवरी फरवरी तक जाएगा, लेकिन अगर नवंबर में हो जा रही है तो नवंबर के लिए तैयार हो जाओ, बहुत बढ़िया होगा, ये तो सोने पर सुहागा बन जाएगा, कहावत है ये, ठीक है। 8 क्लास 8th की बुक आपको पढ़नी है, 9th और 10th की बुक, 11th to 16 लेसन पढ़नी है। क्लास 8th में फिजिक्स, बायोलॉजी में 2, 8, 9, 10 ये लेसन पढ़नी है, ये लेसन आपको 3 से 6 पढ़नी है। केमिस्ट्री में देखिए ये सारे आपको करने हैं कवर, ठीक है। इतना तो आप कर सकते हैं, है ना। अब देखिए इसका PDF आप ले लीजिएगा ताकि वहाँ पे आप इसको क्लियरिफाई कर सको। अब देखिए यूट्यूब पर घूमने का क्या फ़ायदा, यूट्यूब पर घूमने का क्या फ़ायदा, यूट्यूब आपको क्या देगा, यहाँ पर मैं बता रहा हूँ। देखो मेरा यहाँ पर उद्देश्य किसी भी यूट्यूब की कोई बेइज्जती करने की नहीं है भाई, कोई लोग गुस्सा नाराज मत होना, ठीक है। देखो क्या है, आपको क्या क्या पढ़नी है, आपको आपके यूट्यूब पर एक चैनल मिलता है उत्कर्ष क्लासेज, मिलता है कि नहीं मिलता है, सर्च करेंगे तो आपको मिलेगा उत्कर्ष क्लासेज। अब आपको उत्कर्ष क्लासेज से क्या सीखनी है, ध्यान दीजिए, आपको सर्च करना है
ज्योग्राफी बाय मधुसूदन, क्या सर्च करना है, ज्योग्राफी बाय मधुसूदन उत्कर्ष क्लासेज, इतना तो सर्च कर लीजिएगा। तो आपको प्लेलिस्ट आएगी, उस प्लेलिस्ट में एक लोग की 20-20 वीडियो, इनकी 40 वीडियो लगभग आपको मिलेंगी, नहीं 40 वीडियो नहीं, 12, 10, 22 या 23 वीडियो आपको मिलेंगी। उत्कर्ष क्लासेज आप सर्च करेंगे, ज्योग्राफी बाय मधुसूदन सर, तो आपको इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी दोनों ज्योग्राफी मिलेंगी, दोनों ज्योग्राफी मिलेंगी। कुल कितनी होंगी, लगभग आपकी 22 वीडियोज पढ़ेंगी। उसको आपको पूरी तरह से देखना है, पूरी तरह से पढ़ना है, वहाँ से आपका ज्योग्राफी का सेशन हो जाएगा कंप्लीट। ज्योग्राफी की जो समस्याएं हैं आपकी, वो सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। आपको उत्कर्ष क्लासेज पे जाना है, सर्च करिएगा ज्योग्राफी बाय मधुसूदन सर, इंडियन और वर्ल्ड दोनों ज्योग्राफी आपकी यहाँ पर हो जाएगी कंप्लीट। अब देखिए ज्योग्राफी का सेशन हो गया कंप्लीट। हिस्ट्री के लिए क्या करने हैं, इंग्लिश में आपको पढ़ाएंगे म्यूरनाल सर, ठीक है। आप जब आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे हिस्ट्री बाय म्यूरनाल, तो म्यूरनाल सर खुद ही नहीं पढ़ाते हैं, उनके और भी लोग वहाँ पर हैं, वो पढ़ाते हैं, लेकिन बहुत अच्छा मैम पढ़ाती हैं, आप देख लीजिएगा। तो हिस्ट्री आप वहाँ से कंप्लीट कर लीजिएगा, एक सर आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। हिस्ट्री आप वहाँ से कंप्लीट कर लीजिएगा, तीनों हिस्ट्री आपको वहीं से पढ़नी है। फिर उसके बाद देखिए इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट आपको कहाँ से पढ़नी है, तो ये भी आपको म्यूरनाल से पढ़नी है। इन्वायरमेंट आपको म्यूरनाल से पढ़नी है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिए, नोट्स बनाएंगे अच्छी तरह से। आगे देखिए आपको करंट अफेयर कहाँ से पढ़नी है। करंट अफेयर के लिए देखिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है, रगड़ बनानी है। क्या, सबसे पहले तो आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे, दृष्टि IAS की हिंदी में टेलीग्राम जो इशू होती है, दृष्टि IAS हिंदी, इसको आप टेलीग्राम पे सर्च करोगे तो आपको इसका लिंक मिलेगा, आपको उसे ज्वाइन कर लेना है। वहाँ पर भी आपको क्या करना है, क्या दिनों रात पढ़ना, नहीं ऐसा नहीं है। देखिए वहाँ पर आपको एक आता है, 2 खबरें आती हैं, वो एक देते हैं प्रीलिम्स फैक्ट, क्या देते हैं, प्रीलिम्स फैक्ट। हालांकि वो तो कहते हैं IAS के लिए है, PRILMS प्रीलिम्स फैक्ट करके देते हैं, हालांकि वो कहते हैं कि IAS के लिए है, लेकिन नहीं, आपका जो RO का परीक्षा है ये PCS लेवल का है। RO की परीक्षाएं आपकी ये PCS लेवल की खुद परीक्षाएं हैं, ठीक है, ये इसको आप हल्के में मत लो, PCS लेवल की ये परीक्षाएं। तो प्रीलिम्स फैक्ट करके आता है, दृष्टि IAS टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लेना, वहाँ से आपको मिल जाएंगे डेली करंट अफेयर। और प्रीलिम्स फैक्ट आपको डेली एक हल्की निगाह से पढ़नी है, नोट्स नहीं करनी है, सरसरी निगाह से पढ़नी है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करनी है, फिर इनका एक वीकली वीडियो आता है, मनोज सर लेकर आते हैं, वीकली वीडियो इनका आता है, उसे आपको देखना है, ठीक है। अब देखिए फॉर हिंदी, हिंदी के लिए आप लोग नालंदा पब्लिकेशन की एक बुक आती है और उसके कंपटीशन शूटर का प्रैक्टिस टेस्ट लेना है। कंपटीशन शूटर का आपको प्रैक्टिस टेस्ट लेना है, नालंदा पब्लिकेशंस के आपके बुक्स आएंगे, इसको ले लेना है हिंदी में। अगर पॉसिबल होगा, अगर आप सभी के पास होगा तो जो आपका ये एक और बुक्स आती है लूसेंट की हिंदी आती है, उसे भी आप हल्की फुल्की देखते रहेंगे। हमारे चैनल पे हम आपको क्या देंगे, हम आपको ये बता रहे हैं कि इस चैनल पे आपको क्या मिलने वाला है, हम आपको क्या देंगे। देखिए हम आपको एक टेस्ट सीरीज देने वाले हैं जो कि डेली होगा 10 PM पे, डेली होगा 10 PM पे, डेली होगा 10 PM पे, डेली नहीं हफ्ते में 4 दिन होंगे, डेली नहीं हफ्ते में 4 दिन होंगे। अब मैं इन 4 दिन में क्या करने वाला हूँ, देखिए जो भी अभी आपने यहाँ पे देखा NCERTs, इन सभी NCERTs का MCQ बनेगा। क्या बनेगा, MCQ। भाई आप मेहनत से पढ़ोगे तो आखिर में पता तो चले आपने कितना पढ़ा है। तो इनके MCQs मैं कराऊंगा आपको 10 PM पर। कब कराऊंगा, 10 PM पर कराऊंगा। आप पूरी मेहनत से, जैसे मान लीजिए क्लास 6 की मैंने चैप्टर उठा ली, चैप्टर 7 की उठा ली, NCERT का मैं MCQ कराऊंगा। आप सभी को MCQ में ज्वाइन होने हैं 10 PM पर। कोई भी एग्जाम होगा हर एग्जाम के लिए सुटेबल होगा। 10 PM पर वीक में 4 डेज कराऊंगा, 100 MCQs कराऊंगा डेली के डेली। आप सभी जो NCERT पढ़ेंगे ना, उन्हीं NCERT बेस्ड पर मैं आपको MCQ कराऊंगा, ठीक है। इतनी सारी बातें थी आपसे करनी। अब आप अपने सारे डाउट्स पूछ सकते हैं। देखिए बुक्स आपको यही मिल जाएंगी, NCERT बुक्स इन हिंदी दृष्टि IAS पे आपको मिल जाएंगी। अगर अभी कोई आपको दिक्कत आ रही है, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है या कुछ और जानने हैं तो आप जान सकते हैं। बाकी हमने कह दिया कि आपको 10 PM पर हम टेस्ट कराएंगे, ठीक है। उसमें भी अगर कोई डाउट्स हो तो आप पूछ सकते हैं। बाकी ये सभी की सभी चीज़ें ऐसी हैं, आप इसका जो ये PDF फॉर्मेट्स है वो हमारे टेलीग्राम से ज्वाइन होकर के आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। हमारी जो क्लास लगनी वो परसों से, कब से लगनी है, कल नहीं परसों से लगनी है। 100 क्वेश्चन डेली कराएंगे, ईच टॉपिक, प्रत्येक टॉपिक से, ठीक है ना। हर एक टॉपिक उठा करके NCERT बेस्ड पे जितने भी क्वेश्चन होंगे, RO प्रीवियस ईयर के और जो UP PCS के होंगे,
इन दोनों को मिला करके जो भी क्वेश्चंस बनेंगे उसको हम कराएंगे। अगर आप थोड़ा सा और पैसा खर्च करना चाहते हैं तो उसके लिए और भी किताबें आती हैं, अगर आप चाहें तो प्रैक्टिस के लिए आप खरीद सकते हैं। जैसे घटना चक्र की बुक आती है, प्रीवियस ईयर यूपी पीसीएस करके, यूपी पीसीएस की प्रीवियस ईयर की किताब आती है 1990 से लगा करके 2019 तक सारे क्वेश्चंस ये कराए हुए हैं। 8 सेट किताब की आती है। कितनी सेट? 8 सेट। लेकिन पैसा बर्बाद हो जाएगा, कोई मतलब नहीं निकलेगा, पैसे खराब हो जाएंगे, कोई मतलब नहीं निकलेंगे। तो आप लोग बिल्कुल इन सभी किताब के झमेले में ना पड़े, एनसीईआरटी को ही रगड़े, ठीक है। बाकी यहाँ पे जो टेस्ट कराए जाएंगे उस टेस्ट को भी आप ज्वाइन करें। और भी जहाँ भी आपको सोर्सेज मिल रहे हैं, ऐसा नहीं 100% आप हीरो नहीं, जहाँ भी आपको सोर्सेज मिल रहे हैं वहीं से आप पढ़ो, लेकिन भटको नहीं। इन चैनल्स को आप बिल्कुल याद रखो। देखो ये चैनल्स ऐसे हैं जो आपकी सफलता के लिए बी रेडी वाले चैनल्स हैं, बी रेडी वाले चैनल्स हैं, सफलता के लिए बी रेडी वाले चैनल्स हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। सभी लोग का धन्यवाद जो लोग भी जुड़े हैं, लाइक कर देंगे, इच्छा होगी। बाकी कोई भी डाउट्स है वो आप डायरेक्टली हमसे पूछ सकते हो। अगर टेलीग्राम पे आपसे संपर्क नहीं हो पाती है तो आप इसे नोट कर लो, 74 580 47 842। कभी भी आप हमें एसएमएस कर सकते हो व्हाट्सएप पे, कोई भी प्रॉब्लम हो आप हमें एसएमएस कर सकते हो। किस पर? व्हाट्सएप पर एसएमएस कर दोगे, कॉल मत करना भाई लोग, है ना। एसएमएस कर देना 74 580 47 842। हमेशा के लिए रेडी रहेंगे, आपको हमेशा हेल्प देंगे। बाकी टेलीग्राम पर आपको सहायता मिलती रहेगी। अब रही बात एग्ज़ाम की, तो एग्ज़ाम पर कुछ लोग कह रहे हैं सर, हाँ एग्ज़ाम देखिए, अगर एग्ज़ाम नवंबर में आपका हो जा रहा है तो बहुत ही उत्तम है। अब तो मैं ये कहूँगा कि आप लोग इतनी मेहनत से तैयारी करो कि भाई नवंबर तक में आप पूरी तरह से रेडी हो जाओ, ठीक है। हिंदी का तो काफ़ी फ़ायदा है, आप देख ही सकते हैं हिंदी का आपका कितना फ़ायदा है। अगर आप यूपीएसआई में भी अप्लाई किए हो तो भी बहुत सारे फ़ायदेमंद होने हैं आपके हिंदी में, ठीक है। हालांकि और भी चीज़ें काम में आएंगी यूपीएसआई में, ऐसा नहीं है, क्योंकि यूपीएसआई में मूल विधि संविधान केवल 24 मार्क्स के आते हैं, बाकी 16 मार्क्स के तो जीके जीएस ही आते हैं आपके, है ना। तो यूपीएसआई में भी ये काम करेगा। अगर कोई स्टेट पीसीएस में है तो उसके लिए तो भाई ये समझो, उसके लिए तो हलवा पानी है। वो तो जब तैयारी कर रहा है पीसीएस की तो उसमें आ जाएगा। बंदा फंसेगा कहाँ स्टेट पीसीएस वाला? वो बंदा फंसना है केवल और केवल हिंदी वाले सेशन में, ठीक है। बाकी वो कहीं दिक्कत नहीं है। नंबर का जो फंडामेंटल है वो आप चीज़ें देख सकते हैं, ठीक है। बाकी ये बुक आप लोग परचेज कर लीजिए, बहुत ज़्यादा कोई महंगा नहीं है, ठीक है, सस्ता बुक है। कहा गया ये वाला बुक्स, ये बुक्स आप परचेज कर लो। रीज़न ये है कि जो मेंस में आपके दिया हुआ है ना, मेंस में आप देख रहे हैं कि किस तरह से उत्तर प्रदेश के बारे में एक टॉपिक दिया हुआ है, तो मेंस में ये बुक आपके काम आने वाली है, उत्तर प्रदेश दिग्दर्शन करके। बाकी प्रीलिम्स के लिए आपको एनसीईआरटी ही टच करनी है। दोनों पेपर आपके एमसीक्यूज बेस्ड होने हैं। दोनों पेपर कैसे होने हैं? एमसीक्यू बेस्ड ही होने हैं, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होने हैं, ठीक है। किसी को कोई डाउट नहीं है ना, ठीक है। सारे क्वेश्चन सबके डाउट्स क्लियर हो गए हैं। और अलग अलग आपको पैसे देने हैं, ये भी आपको क्लियर हो जानी चाहिए। अलग अलग आपको पैसे देने हैं। फॉर्म निकल चुके हैं, फॉर्म को आप भर दीजिए। बहुत सारे लोग भर दिए होंगे, आप भी फॉर्म को डाल दीजिए। सीट की टेंशन आप बिल्कुल मत करिए, तैयारी आप पूरी मन से करिए। इसमें कुछ ऐसा नहीं है जो आपके काम में नहीं आएगा इन फ्यूचर या किसी अदर एग्जाम में, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप साइंस तैयार कर ले रहे हैं ना, इन 3 महीने में साइंस तैयार कर ले रहे हैं, तो एनटीपीसी जो प्रीलिम्स और मेंस होनी है बच्चे, यहाँ पे देखिए एनटीपीसी में 40 में आप ऐसा मान के चलो 15+ क्वेश्चन आने आए हैं आपके, कहाँ से? साइंस से। तो भाई बर्बाद कहाँ हो रहा है? नहीं, कोई सीट उठ नहीं बढ़ सकती है। सीट क्या बढ़ेगी? एक बार जो कह दिए वो कह दिए योगी बाबा, है ना। सीट बढ़ने की संभावना नहीं है। यह है कि आप इस तरह से तैयारी करो कि भाई कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये नहीं जा रही है, सीट की दिक्कत आ रही, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एनटीपीसी तो फॉर्म डाले हो ना सब लोग, एनटीपीसी के तो सभी लोग लगभग फॉर्म डाले हैं, तो जाया तो कुछ नहीं जाएगा आपका पढ़ना। भाई यहाँ आप देख रहे हो, यहाँ पे आप देख रहे हो एनसीईआरटी की सारी, ठीक है। बच क्या रहा है? कुछ तो नहीं बच रहा है। अलग से देखिए क्या बच रहा है सिलेबस में, आप देख लीजिए। थोड़ा सा इतिहास वगैरह में ज़्यादा फंडामेंटल मत करना, इतिहास वगैरह में ज़्यादा अंदर घुस के मत जाना, ठीक है। आप जानते हैं वर्तमान में परीक्षा कैसे होती, वर्तमान में परीक्षा कैसे हो रही है। नहीं, एग्ज़ाम का कोई डेट नहीं है, एग्ज़ाम का कोई डेट नहीं है। अभी सपना जी इन लोगों ने एग्ज़ाम की कोई डेट नहीं क्लियर कर रखी है, लेकिन आप मान के चलो 1 अप्रैल से पहले इन लोगों को करानी है, ठीक है।
देखिए मैं आपको फिर से एक बार सजेस्ट करना चाहूँगा कि देखिए पढ़ते वक्त ना, नोट्स बनाते वक्त एक चीज़ को बहुत ध्यान से रखना चाहिए। हमारे अंदर एक डिस्ट्रैक्शन आ जाती है जब हम किसी चीज़ का नोट्स बनाते हैं। वो डिस्ट्रैक्शन क्या है, मान लीजिए आप लिख रहे हैं ना मुगल सम्राट, तो मुगल सम्राट में आप अगर लिख रहे हैं, आप पूरा टॉपिक बना रहे हैं, तो इसी के अंदर आप मुगल सम्राट हेडिंग डालेंगे, तमाम सब फलान ठिकान जो आपको आता रहेगा आप वो भी लिखते जाते हो। ठीक है, हाँ यही आरओ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सत्यजीत जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। आरओ एआरओ का सेम सिलेबस है। ठीक है, और आरओ की कोई अलग वैकेंसी थोड़ी नहीं हो सकती है। ठीक है, आरओ की कोई अलग, भाई आरओ यही है ही, सबके लिए आरओ वही है ना। चाहे वो यूपी कह दो, चाहे वो बिहार कह दो, चाहे जहाँ कह दो, चाहे यूपी पीसीएस में कर दो। ठीक है, फिर से आप सीट के पीछे पड़ गए यार। सीट के पीछे बिल्कुल मत पड़िए। देखिए आपको ये सोच के बिल्कुल प्रिपरेशन नहीं करनी है सीट आपकी कम है, नहीं, बहुत ज़्यादा सीट है। इतनी सीट है कि आप तो देखिए पढ़ा हुआ जायज़ नहीं जाएगा। थोड़ी सी है कि लेवल बढ़ानी है, थोड़ी सी क्या है आपको लेवल बढ़ानी है। एनटीपीसी में थोड़ी सी पढ़ रहे थे, लूसेंट वगैरह पढ़ ले रहे थे, काम चल जा रहा था। लेकिन इसमें आपको क्या करनी है, एनसीईआरटी पढ़नी है, बहुत ध्यान से पढ़नी है, थोड़ी सी आपको लेवल बढ़ानी है भाई, है ना। और अगर एक बार आप अच्छी तरह से मेहनत से पढ़ देते हो तो जो इतनी वैकेंसियाँ आती हैं, बार बार फार्म भरने की समस्या खत्म हो जाएगी। अगर एक बार आप अच्छे से नोट्स अपना बना लिए हो, एक बार एनसीईआरटी को आप अगर अच्छी तरह से पढ़ लिए हो, तो किसी यूपीएससी वाले भाई साहब से पूछो वो क्या कहते हैं उसके बारे में। अगर आप एक बार एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ लिए हो तो यूपीएससी वाले भाई भी बाजा बजाते हैं इसको। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम के लिए काम आने हैं। ठीक है, इसके सीट से कुछ लेना देना आपको नहीं है। मान लीजिए यहाँ पे सीट तो कम है, कोई दिक्कत नहीं है, इतनी अच्छे से तैयारी करो कि यूपीएससी वाले भी समझ जाएं। ठीक है, फिर लंबी है, अरे कुछ नहीं, लंबी है, बहुत पास में है। आपको पढ़ना देखिए कितना है, बहुत ज़्यादा पढ़ना है, आपको पढ़ना बहुत ज़्यादा है। एग्जाम डेट बहुत लंबा कुछ नहीं है, आपको बहुत पढ़ना है। ठीक है, आपको पढ़ने बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, अरे क्या डिमोटिवेट कर रहे हैं, कुछ डिमोटिवेट नहीं कर रहे हैं, कुछ डिमोटिवेट होता ही नहीं है। जब आप एक बार सोच लिए कि वैकेंसी है, एक सीट है तो बराबर एक सीट है, डिमोटिवेट बैठ गया तेल लेने, डिमोटिवेट क्या चीज़ होता है भाई। हाँ, आप सोच लीजिए भाई, आपकी अगर एक सीट भी है ना तो वो भी आपके लिए वो सीट है, आपको वो चाहिए, बस ये जिद होनी चाहिए। मोटिवेट डिमोटिवेट के पीछे बिल्कुल मत जाइए, आपको एक सीट चाहिए, लाखों बंदे हैं उसके लिए क्या फ़र्क पड़ता है। आप मुझे बताओ, एनटीपीसी में लगभग 35 से 40 हज़ार सीट हैं, 35 से 40 हज़ार सीट हैं। आप मुझे बताओ 2.5 करोड़ के 1.5 करोड़ के आसपास में लोग अप्लाई किए हैं। अब आप मुझे बताओ कि अब 35 से 40 हज़ार, अब यहाँ कौन सा डिमोटिवेट आ गया। एक सीट पर आप देखेंगे तो लाखों बच्चे खड़े हैं एक सीट पर, है ना। तो अब बताइए इसमें सीट ज़्यादा है क्या भाई, यहाँ पे एनटीपीसी में सीट ज़्यादा है नहीं, यहाँ पर भी सीटें कम हैं। अब यहाँ पे फार्म करोड़ों में पढ़ रहे हैं, अब यहाँ पे आरओ वाले में बहुत ज़्यादा हो गया, 10 लाख हो गए, बहुत ज़्यादा बच्चे हो गए तो 10 लाख हो गए। ये है कि आपको बीट करनी है, आपको बीट करनी है, लोगों से फाइट करनी है, क्योंकि पीसीएस वाले बच्चे इसमें बैठेंगे। ठीक है, बस ये चीज़ होता है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ने से सब कुछ आसान हो जाएगा, पढ़ने से। हाँ बस ये जिद होनी चाहिए, कर हर मैदान फतेह। ठीक है, खुद से हारना नहीं है, खुद से हारना नहीं है, सब कुछ कर लेने हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ ऐसे नहीं, देखो जब तक आप अच्छी तरह से प्रिपरेशन नहीं करते, जब तक आप अपना रूटीन फिक्स नहीं करते, देखिए किसी भी काम को अगर आप कंटिन्यू करते हो, मैं देखा हूँ अगर आप कंटिन्यू किसी काम को करते हो, रोज वही काम करोगे तो महाराज कठिन कहाँ है, वो कितना कठिन है, आप उसे कर लोगे। लेकिन क्या होता है कि आज तो बना लिए, मारे फार्म में आ गए, 6 घंटे पढ़ेंगे, अगले दिन पता चला कि रूटीन बदल गई, 6 घंटा गया तेल लेने, है ना। ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर एक दिन आपने रूटीन बना दी भाई हमको 6 घंटे पढ़ने हैं, ईच डे इतने घंटे पढ़ने हैं, इतने टाइम पढ़ने हैं, तो भाई पढ़ने हैं, तो भाई पढ़ने हैं, बराबर पढ़ने हैं, है ना। वो जिद होनी चाहिए, ऐसा नहीं होनी चाहिए कि 2 दिन पढ़े, मारे उसमें जो उसमें आकर के 2-3 दिन पढ़े, तीसरे दिन से बस किताब पढ़ना रख दिए कि अरे यार अब तो आगे क्या होगा। और दूसरी बीमारी होती है पन्ने फाड़ने, मैंने देखा है बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, पन्ने फाड़ने वाली बीमारी। आज ये बनाएं, हेडिंग डालें कि हम ये पढ़ेंगे, अगले दिन पन्ने फाड़ देंगे, नहीं अब ये पढ़ेंगे। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, आप टॉपिक से पढ़ो, टॉपिक बनाओ। मैंने अभी चैनल बताया है, उन सभी चैनल्स के पास आप जाओ, उन सभी चैनल्स को आप अच्छी तरह से देखो। ठीक है, आप उन सभी चैनल्स की हो जाएगी। ठीक है,
मैं एनसीईआरटी की, दीपक जी मैं एनसीईआरटी के टेस्ट लेने की बात सोच रहा हूँ कि मैं एनसीईआरटी का टेस्ट लेता 10 PM पर, मैं एनसीईआरटी के टेस्ट लेता 10 PM पर, उसके एमसीक्यूज का, जैसे मैं सोच रहा हूँ एनसीईआरटी आप लोग सेल्फ पढ़ो, खुद से पढ़ो, ठीक है, उसके जो टेस्ट होंगे, जो क्वेश्चंस बनेंगे टेस्ट में, मैं वो क्वेश्चन पुट कर देता और वहीं पर आपको ये चीज़ें समझा देता। लेकिन अगर ज़रूरत पड़ रही है तो एनसीईआरटी के भी वीडियोज़ मैं कोशिश करूंगा कि पूरी तरह से दूं, लेकिन मैं ये सोचा हूँ कि 10 PM पर मैं एक टेस्ट सीरीज जारी कर रहा हूँ। उस टेस्ट सीरीज में 4 ही दिन होंगे, लेकिन 100+ यानी 150 क्वेश्चन के आसपास में प्रतिदिन हम लोग टेस्ट करेंगे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस का, उसके एमसीक्यूज बनाएंगे। जिस तरह से प्रीवियस ईयर आरओ पूछता है, यूपी जो आपका यूपीपीएससी आरओ पूछता है, पीसीएस लेवल में जो एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं उसके टेस्ट सीरीज में कराऊंगा, ठीक है। लेकिन अगर आवश्यकता पड़ी, एनसीईआरटी नहीं समझ में आ रही है, वैसे एनसीईआरटी को समझना ही सबसे डिफिकल्ट है, ठीक है, क्योंकि आप एक बार जब पढ़ते चले जाओगे सरसरी निगाह से तो एनसीईआरटी आपके हाथ नहीं आएगी, ये बात मान लो। सरसरी निगाह से अगर पढ़े तो एनसीईआरटी हाथ नहीं आएगी, गायब हो जाएगी आपकी एनसीईआरटी। जब तक आप एनसीईआरटी में एक एक शब्दों को ध्यान से नहीं पढ़ोगे। एक वीडियो में डालूंगा एनसीईआरटी को कैसे पढ़ें, उसे आप लोग देख लेना, आपको समझ में आ जाएगी कि एक्चुअल में कैसे पढ़नी है। लंबी डेट क्यों है एग्जाम के पीछे तो पड़ गए फिर से सपना जी, ऐसा नहीं है। देखिए एग्जाम के पीछे मत पड़िए, ठीक है। अभी क्या, अभी आप देख रहे हैं यूपी में कहाँ एग्जाम की क्या हो रही है, हल्ला बोल झगड़ा बवाल हो रहा है, किसी तरह से तो ये निकाले हैं। तो ऐसा नहीं है कि नवंबर में ये करा देंगे, इतना आसान नहीं है ना। अभी तो अक्टूबर तक ये फॉर्म लेंगे तो नवंबर में किस बेसिस से एग्जाम होगा, नहीं। देखिए दिसंबर जनवरी आप मान के चलो एग्जाम का, लेकिन मैं तो ये कहूँगा अगर आप तैयार हैं तो तैयार रहो, ठीक है, ठीक है। अगर आप तैयार हो क्या एग्जाम देने के लिए तो बिल्कुल तैयार रहो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप एग्जाम देने के लिए रेडी हो नवंबर में तो बिल्कुल हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। देखो इसके बल पे आप ना इसके कंधे पर 2 गोलियां रखो। मैं तो ये कहूँगा ज़्यादातर बच्चों ने एनटीपीसी का एग्जाम देने हैं, ज़्यादातर बच्चों के। देखिए एनटीपीसी में जो सबसे डिफिकल्ट पोर्शन है वो आपका जीके सेक्शन ही है, बाकी में कुछ ना कुछ कर लेंगे, जीके में डिफिकल्ट है, ठीक है, थोड़ा सा। और दूसरा एग्जाम आ रहा है आपका यूपीएसआई का, इन्हीं दोनों और जो ये आपका है समीक्षा अधिकारी, इन्हीं तीनों में से आपके लिए एक रखी है। इस तरह से जिद बनाओ कि एक तीर से 3 बार निशाने साधने, तब तो आपका काम चलेगा। एप्लीकेशन इसका भी निकल चुका है, पैसा तो ज़्यादा है, 1050